नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अपन अपनी पिछली क्लास को रिवाइज करते हुए आगे क्लास पे बढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कालक्रम के विभाजन को। पीछे अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। उसमें अपन राजस्थान की प्राचीन संस्कृति को 5 भागों में अपन ने बांटा था। सबसे पहले अपन ने उसमें पढ़ा था परिचय के बारे में, जिसमें मैंने आपको राजस्थान की अवस्थिति के बारे में बताया और राजस्थान के पुराने पुराने कौन से स्थल है जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बताया। उसके बाद अपन ने संस्था के बारे में पढ़ा, जो थी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी इस्टेब्लिश्ड इन 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंगम, जिसके टोटल 34 सर्किल हैं, जिस 2 राजस्थान में, एक जयपुर और एक जोधपुर। उसके बाद अपन ने कालक्रम का विभाजन पढ़ा था कि कालक्रम को कैसे भागों में बांटा जाता है। एक बार रफली आइडिया से मैं आपको वापस उसको बता देता हूँ, ठीक है। तो एट फर्स्ट वी टॉक अबाउट स्टोन एज। सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा था कालक्रम को विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अपने स्टोन एज यानी सबसे पहले पाषाण काल आता है, उसके पाषाण काल को ही हम उसमें रखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसको अपन प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, फिर उसके बाद आता है हिस्टोरिक पीरियड। जब आप देखते हो कि अपन आगे जब बढ़ते हैं तब पता चलता है कि जब प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड, कई कई बुकों में कई कई जगह इसके अलग अलग नाम भी, अलग अलग समय काल भी हमें मिल जाते हैं कि भाई कोई साइंटिस्ट इसको, क्योंकि इसका समय अभी निर्धारण नहीं किया गया है, तो इसके लिए आपको कई बुक्स में अलग मिलेंगे। तो समय को इतना ध्यान में भी नहीं रखना, क्योंकि हमको बस इसके अंदर की चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिसको अपन बोल देते हैं हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। ये 3 मेनली भागों में अपन ने इसको डिवाइड किया था कि भाई साइंटिस्ट जो थे वो यहाँ आए थे, उन्होंने देखा था कि भाई अपने राजस्थान के इतिहास को मेनली अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड अपन उसके बाद बोल देते हैं हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहले आप देखते हो ना कि ये सबसे पहले विभाजन ये किया गया था 1776 में। पीएफ सुहुम नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो अपने वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो कोपनहेगन में वहाँ जो एक क्या बोलते हैं एग्जीबिशन चल रही थी, उनमें उन्होंने जाके बताया था कि भाई किसी भी देश के काल को महत्वपूर्णतः यानी 3 ही भागों में बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उन्होंने जो 3 भाग बताए थे वो थे पाषाण काल। एक सेकंड, नई स्लाइड में बता देता हूँ कि भाई जो सुहुम थे उन्होंने बताया था कि मानव सभ्यता के विकास को चाहे वो किसी भी देश में हो, उनको 3 भागों में भाग विभाजित किया जाता है, पाषाण काल। उसके बाद उन्होंने दूसरा बताया था कांस्य युग, जिसको अपन कांस्य का काल भी बोल देते हैं। कांस्य क्या होता है, इसमें तांबा और टिन दोनों मिले हुए होते हैं। अब कई कई सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल भी बोल देते हैं, कई कई सभ्यताएं इसे कांस्य युग भी बोल देते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ताम्र युगीन काल को ही कांस्य काल बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ताम्र युगीन काल में विकास प्रारंभ हुआ तो मानव ने अपना विकास कांसा में बनाने में व्यवस्थित किया कि भाई तांबा एक हल्की धातु थी, कांसा थोड़ी मजबूत धातु थी, इसलिए उसको कांसे में भी डिवाइड किया गया। इसके बाद अपन तीसरा देखते हैं लोह काल। लोह काल, जो सुहम थे उन्होंने ये बताया था कि मेनली मानव सभ्यता के विकास को किसी भी देश में इन 3 काल भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से, पाषाण काल, कांस्य युगीन और लोह काल। अब जब अपन आगे पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने सबसे पहले बात की थी प्राग ऐतिहासिक काल की, फिर बात की थी आदि ऐतिहासिक काल की, फिर हमने बात की थी ऐतिहासिक काल की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अपने को मानव सभ्यता का प्रारंभिक जीवन इसमें प्रारंभ हुआ था। इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। क्योंकि उस समय का मानव
लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। ठीक है, फिर इसमें यहां पर जीवन निर्वाह का प्रमुख स्रोत क्या था? वो था पाषाण यानी पत्थर। ठीक है, जिसको अपन पेबुल नाम से जानते हैं, आपको मैंने बताया था, है ना, ये था। ये मेनली आधार क्या, इसमें अपन किस काल को सुन लेते हैं, जो अपन कौन सी सभ्यताएं चुन लेते हैं कि भाई बागोर आ गई, आईवीसी के पहले का काल। ठीक है, इसमें कौन कौन सा काल आ जाता है? पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य और नव। इसमें कई कई जगह तांबा भी रखते हैं। ताम्र काल की जो काल विभाजन है ना, कि भाई अपन से अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन सी सभ्यता जो ताम्रयुगीन काल की सभ्यता है, अब काल की सभ्यता और ताम्रयुगीन समाज की सभ्यता दोनों अलग अलग है। ताम्रयुगीन काल होता है वो आदि ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि उसके अपने को क्या बोलते हैं, बाई स्केल ऑफ ईयर्स जो अपने को आदि ऐतिहासिक काल में आता है, जो है जो होता है लगभग 4000 से 1500 BC के आसपास। ठीक है, लेकिन जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बेसिस पर अपने को इसमें रखा जाता है, क्योंकि तांबे में भी मनुष्य को लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है अपने को, कि मनुष्य द्वारा लिखे गए कुछ ऐसे अभिलेख अपने को ताम्रयुगीन काल में भी नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सी सभ्यता, ऐसी सभ्यता का नाम बताइए जो ताम्रयुगीन काल की हो, तो उसमें अपने को फिर ताम्रयुगीन काल के बारे में बताना है, कि जैसे उस समय बागोर हो गई, ये हो गई। तो अगर ताम्रयुगीन समाज के बारे में पूछ लेता है तो फिर इसमें आने वाली सभ्यताएं हैं। ठीक है, तो इसमें काफी बार अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं काल और समय में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल में मानव ने धातु का प्रयोग प्रारंभ किया। धातु का प्रयोग प्रारंभ किया, उसके बाद इसके अपने को लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन लिपि अभी तक समझी नहीं जा चुकी है, असमझनीय, यानी लिपि को अभी तक समझा नहीं गया है। ठीक है, मेनली इसको अपन धातु काल के नाम से भी जानते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर मैंने आपको ऐतिहासिक काल में मानव इतिहास का वो भाग जिसमें मानव के विकास के लिखित स्रोत अपने पास उपलब्ध हैं। जिनकी लिपि भी समझने योग्य है, जिनकी लिपि भी समझने योग्य है, जो ये हो गया अपना ऐतिहासिक काल। अब अगर काल विभाजन करें तो ये सबसे पहले होता है 25 लाख से लगभग, अब मेनली मैं आपको डिवाइडिंग कह रहा हूँ कि भाई इसको याद नहीं रखना, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है। तो ये होता है अपने 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक का काल होता है प्राग ऐतिहासिक काल। फिर अगर आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो 3000 से 600 ईसा पूर्व, यानी 25 लाख से 3000 से 600, क्योंकि और 600 से अपन यहाँ देखते हैं कि 600 ईस्वी तक तो मानव आधुनिक मानव आ जाता है, लेकिन उसको भी अपन आदि ऐतिहासिक काल में गिनते हैं। वो लेख भी मिलते हैं अपने को, क्यों? अपन सिर्फ बात कर रहे हैं इन फैक्ट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ सोसाइटी, कि भाई उस समय का समाज कैसा था। आप अब अगर बात करते हो कि समाज में धातु का उपयोग प्रारंभ हो गया था, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन फिर भी अपन वहाँ पे ताम्र पाषाण, मतलब वहाँ पढ़ते हैं लिखित साक्ष्य ताम्र युगीन सभ्यताओं के तो मिलते ही नहीं है, लेकिन बाई ईयर अपने को इनमें डिवाइड किया जाता है, बाई इंपोर्टेंस उनको इनमें लिखते हैं। ये फर्क है, आप समझिएगा इसको। तो मैंने जैसे अभी तक आपको बताया कि मानव सभ्यता के काल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य अपने उपलब्ध नहीं है। मानव ने अपना प्रारंभिक विकास प्रारंभ किया था और पत्थर से जीवन निर्वाह करते थे, इसलिए इसको पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, यानी स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद अपन आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा कि मानव ने धातु का उपयोग शुरू कर दिया था, वो यायावर यानी घुमंतु जीवन से स्थिर जीवन की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन उसकी लिपि अभी तक समझी नहीं जा सकी है। ऐतिहासिक जो काल है उसमें अपन देखते हैं कि मानव सभ्यता ने अपना प्रारंभिक विकास पूर्ण कर लिया था। मानव अपना विकास अब
और विकसित रूप से कर रहा था। इसके लिखित साक्ष्य भी अपने पास अवेलेबल है, इसके अपने पास पुरातात्विक साक्ष्य भी अवेलेबल है। ठीक है, मेनली इन 3 भागों में मैंने आपको डिवाइड करके बताया। अब फिर मैंने क्या बताया था, फिर मैंने बताया था कि पाषाण काल, जिसको अपन प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं, उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, अगला नव पाषाण काल। अब इसको इंग्लिश में भी अपन क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक, इसको बोलते हैं मीजोलिथिक, इसको बोलते हैं नियोलिथिक। ठीक है, 3 भागों में अपन ने डिवाइड किया। सबसे पहला क्या? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको मेनली बताऊं तो इसमें क्या होता है कि जब मानव सभ्यता अपना विकास के चरण पर थी, तो वो सब चरण होता है कि सबसे पहले वो घटिया या फिर जो जो पुअर क्वालिटी के जो उपकरण है वो उपयोग में लेती थी। तो इसलिए अपने उसको पैलियोलिथिक यानी पहला, पैलियोलिथिक यानी पहला, इसके लिए उसको नाम दिया कि भाई जिस समय अपने पास इतने जो है उत्कृष्ट उपकरण नहीं थे, उस काल को अपन पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर अपने पास नवपाषाण यानी नियोलिथिक नए उपकरण आए। ठीक है, नए उपकरण अपने पास आए, जिसके बारे में बताएं उसकी क्या बोलते हैं, जो उत्करणीयता भी अधिक थी। ठीक है, वो अच्छे थे, पॉलिशदार उपकरण थे, उनकी धार भी थी। ठीक है, तो उसको नवपाषाण काल में रखा। फिर अपन ने देखा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल बाद में लाया गया, ये आप याद रखिएगा कि सबसे पहले पूर्व पाषाण काल आता है, फिर नव पाषाण काल का निर्धारित किया जाता है, फिर साइंटिस्टों के द्वारा मध्य पाषाण काल को बताया गया। क्योंकि मध्य पाषाण काल में अच्छी क्वालिटी के छोटे उपकरण, जिसको अपन माइक्रोलिथ नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको बताया था, छोटे उपकरण, अच्छी क्वालिटी के छोटे उपकरण भी उपयोग में किए गए, इसलिए इसको माइक्रोलिथ एज भी बोलते हैं, इसको नियोलिथिक मतलब मीजोलिथिक एज भी बोलते हैं। फिर इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, इसमें राजस्थान में अपन ने क्या पढ़ा था, पूर्व पाषाण काल में चंबल और बनास नदी के आसपास मानव ने जीवन विकास किया था। उसके बाद देखा था 1870 में सीए हैकेट ने सबसे पहले झालावाड़ से हस्तकुठार और एक क्लिपर प्राप्त की थी, जो एस्लुयन संस्कृति की। उसके बाद अपन ने सेटनकार के बारे में पढ़ा था कि उसने भी झालावाड़ से सेम ऐसी वस्तुएं प्राप्त की थी। उसके बाद अपन ने, एक सेकंड है ना, उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि भाई झालावाड़ से सेटनकार ने जब ऐसी वस्तु प्राप्त की थी, उसके बाद अपन ने देखा था, एक सेकंड, उसके बाद अपन ने देखा था कि भारतीय पुरातत्विक विभाग और डेक्कन कॉलेज पुणे से वीएन मिश्र यहाँ आए थे। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर खोजे थे, जिसमें अपन बागोर भी गिनते हैं, जिसमें अपन गिलुंडर, इनमें सब में भी वीएन मिश्र साहब का आता है। फिर अपन ने देखा था कि राजस्थान पुरातात्विक विभाग के आरसी अग्रवाल, हरिश्चंद्र मिश्रा और डॉक्टर विजय कुमार ने यहाँ उत्खनन किया था और महत्वपूर्ण स्थलों को खोजा था, जिसमें अपन आगे चल के आहड़ भी पढ़ेंगे, जो आरसी अग्रवाल के द्वारा खोजा गया था। इसमें ही अपन आगे जब चलते हैं तब अपने को समझ में आता है कि भाई बी ऑलचिन यानी ऑलचिन दंपति, जो बी ऑलचिन नाम की एक साइंटिस्ट थी, उनके साथ टी हेगड़े और गोहड़ी ने मिलकर जालोर से, जैसलमेर से और बूढ़ा पुष्कर अजमेर से कई ऐसी पूर्व पाषाणकालीन जो है उपकरण प्राप्त किए थे। उसके बाद अपन देखते हैं महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणकालीन स्थल डीडवाना, जायल, सिंधी तालाब, अमरपुरा, नागौर, होकरा, अजमेर, आलनिया, कोटा। उसके बाद अपन मध्य पाषाण काल पे आ गए थे कि भाई इस समय मानव जीवन ने अपना मानव सभ्यता का विकास इस समय लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र, बेड़च नदी घाटी से लेकर विराटनगर, जयपुर तक इस क्षेत्र में होता। फिर अपन ने देखा था इसमें यहाँ पर जो लघु उपकरण प्राप्त हुए उसको माइक्रोलिथ नाम दिया गया। उसके बाद अपन ने देखा था कि भाई यहाँ पर कई प्रकार के पत्थर प्राप्त होते हैं, जो अपने पढ़े थे, चट, कांडिलियन, कॉल्सिडोनी। फिर उसके देखा था उसके कई औजार भी बनते हैं, जिसमें ग्रेवर, पॉइंटर, ट्राइंगल, क्रिसेंट, ऐसे अपन ने पढ़े थे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था नवपाषाण। अपन ने देखा था कि राजस्थान में नवपाषाणिक संस्कृति के ऐसे उपकरण ज़्यादातर प्राप्त नहीं होते हैं। फिर भी अपन ने बेल्ट देखा था, तो कौन सा
देखा था, अजमेर, नागौर, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, ये बेल्ट मेनली यहाँ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद अपन ने ताम्रपाषाण कालीन कई स्तर देखे थे, जिसमें गणेश्वर सीकर देखा था, कालीबंगा हनुमानगढ़ देखा था, गिलुंड देखा था अपन ने, गिलुंड राजसमंद देखा था, आहड़ और जाडोल उदयपुर देखा था, पिंड पिंडालिया देखा था अपन ने, साबड़िया और पुगल देखा था बीकानेर में, जीतवाड़ा, नंदलालपुरा, जीतवाड़ा, किराड़ोद ये जयपुर में देखा था, एलाना देखा था जलोर का। उसके बाद अपन ने बूढ़ा पुष्कर में भी, यहाँ उस दिन मैंने लिखवाया नहीं था, आप ऐड कर लीजिएगा, बूढ़ा पुष्कर भी यहाँ होता है, बूढ़ा पुष्कर के बारे में भी जाना था अपन ने। फिर उसमें अपन ने कोल माहौली पढ़ा था सवाई माधोपुर में, ये अपन ने ताम्रपाषाणिक स्थल यहाँ पे पढ़े थे मेनली। फिर अपन ने लोह काल पे गए थे कि भाई मैंने आपको उसके बारे में बताया था यहाँ पे, भाई पाषाण काल के बाद आया ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के बाद आया अपने, ताम्रपाषाण काल के बाद अपने यहाँ आया जिसको कांस्य युग भी बोल देते हैं। कहीं कहीं जगह कांस्य युग ही अपने को मिलते हैं, कई कई जगह नहीं मिलते, इसलिए कांस्य युग को अपन ने लिखा नहीं था। कांस्य युग में क्या हुआ था, तांबे और टिन से मिलाकर जो उपकरण बने थे उसका उपकरण मिलते हैं, इसलिए अपने पास कांस्य युगीन सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता अपने यहाँ कालीबंगा थी। उसके बाद अपन ने देखा था आगे कि लोह काल, लोह काल के बाद ऐतिहासिक काल, ये अपन ने काल विभाजन में देखा था। तो लोह काल में अपन ने देखा था नोह आ गया था, जोधपुर आ गया था, सुनारी आ गया था, रेड आ गया था, ये भी देख लिया था अपन ने भाई नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड, टोंक, ये प्रमुख लोहकालीन स्थल थे हमारे यहाँ। फिर अपन ने देखा था पूरे भारत में इस समय तक लोह काल के पश्चात एक काल आया था जो काल होता है मृदभांड का काल, जिसमें 4 प्रकार के मृदभांड देखे थे। सबसे पहले अपन ने OCP यानी ओकर कलर्ड पोट्री देखी थी अपन ने, जिसको अपन बोलते हैं गेरुए रंग के मृदभांड। उसके बाद अपन ने देखा था PGW यानी प्रिंटेड ग्रे वेयर यानी चित्रित, वो बोलते हैं स्लेटी मृदभांड बोलते हैं उसको, वो देखा था। उसके बाद तीसरा अपन ने देखा था RWG आर रेड एंड ब्लैक वेयर, RBW का काल देखा था, जिसमें अपन बोलते हैं लाल और काले मर्दभांड। फिर उसके बाद देखा था NBPW यानी उत्तरे काले चित्रित मर्दभांड देखे थे, उत्तरे काले चमकीले मर्दभांड देखे थे। ये 4 प्रकार के मर्दभांडों का काल आया था मेनली। फिर उसमें अपन ने देखा था राजस्थान में PGW का आया था कि भाई राजस्थान में ऐसे कई स्थल मिले जहाँ PGW संस्कृति के मर्दभांड मिले, जिनमें कौन कौन से हैं, जोधपुरा देखा था अपन ने, नोह देखा था अपन ने, सुनारी देखा था अपन ने, विराटनगर देखा था अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने क्लास का एंड किया था कि भाई आगे बाद में पढ़ेंगे। तो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे पाषाणकालीन स्थलों के साथ। भाई मैंने अभी आपको क्या बताया था, ठीक है। अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे पाषाणकालीन स्थलों के साथ। पहले एक बार पाषाणकालीन स्थल अपन जो चालू कर लें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई जब आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हो, जब आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हो तब आप पाषाण काल को जो 3 भाग अपन ने किए थे उसको भी ब्रॉडली वे में पढ़ते हो कि पूर्व पाषाण काल के भी 3 भाग किए जाते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड या अपर पैलियोलिथिक पीरियड। क्यों, ये लगभग 2 लाख साल के आसपास का काल था, है ना। तो इसको पढ़ाने के लिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया कि भाई मानव जीवन का विकास 2 लाख साल में काफ़ी हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको 3 भागों में विभाजित। इतना अपन यहाँ डीप पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भी एक फैक्ट और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अपन पढ़ते नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज नाम का जो व्यक्ति होता है वो उस समय कर्नाटक के जो कर्नाटक की एक जगह है वहाँ से सबसे पहले उपकरण प्राप्त करता है। इसलिए इस स्थान पर वो पॉलिशदार धातु और एक बाणाग्र प्राप्त करता है। क्या करता है, पॉलिशदार चाकू और एक बाणाग्र प्राप्त करता है। कौन, डॉक्टर प्राइमरोज सबसे पहले उत्खनन का कार्य यही करता है। ये प्रथम साक्ष्य अपने को मिलता है, कहाँ से मिलता है, कर्नाटक से मिलता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और मैं बता दूं, अपन देखते हैं कि फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी की जो बोलते हैं अपन अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया वो बोला जाता है रॉबर्ट ब्रुस्कुट को। रॉबर्ट ब्रुस्कुट को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने ऐसे कहीं उन्होंने लगभग 78 अवशेष ढूंढे थे ऐसे जो पूर्व पाषाणकालीन अवशेष थे, जिनकी पुस्तक का नाम भी देखते हैं अपन, प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। जो उन्होंने वहां पर उस समय इन्होंने क्या, इससे पहले कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूर्व पाषाण काल के उपकरण ढूंढ लिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि वहां पर इंग्लैंड के ये भूवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था कि वहां पे एक एग्जीबिशन हो रहा था, वहां ले जाके 78 उपकरण प्रस्तुत किए। तो इन्होंने प्रस्तुत किया ना, इसलिए अपन इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया मानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले डॉक्टर प्राइमरोज के बारे में अपन ने पढ़ा, फिर अपन ने रॉबर्ट
रॉबर्ट ब्रुस्कुट के बारे में पढ़ा। ये कौन है? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? प्री एंड प्रोटो एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। प्री एंड प्रोटो एज एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया है ना, प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम था। ये मैंने आपको एक फैक्ट बताया है कि भाई ये अपने को याद रखना है, इतना ना डीप पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो अपने को क्या बताना है? सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे पहले अपने को ऐसे साक्ष्य मिले थे। वहां पर एक जगह थी रायचूर में, रायचूर नामक एक जगह थी, वहां से सबसे पहले अपने को साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसी में मैं आपको एक चीज और ऐड करवाना चाहूंगा कि भाई अपन जैसे ही आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज और ऐड करवाना चाहूंगा। वो ये है कि अपन आज पढ़ेंगे प्राचीन राजस्थान की भौगोलिक पृष्ठभूमि, यानी प्राचीन राजस्थान की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। भौगोलिक पृष्ठभूमि क्यों पढ़ेंगे? भौगोलिक पृष्ठभूमि इसलिए पढ़ेंगे कि भौगोलिक पृष्ठभूमि हमें बताती है कि इतिहास को किस तरह से समझा जा सके। एक बार अपन जो भौगोलिक पृष्ठभूमि पढ़ लेंगे ना, जैसे अपन इंडिया पढ़ते हैं तो पहले उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो मैं आपको कुछ बातें बता चुका हूँ वो है कि सन 1800 में जॉर्ज थॉमसन नाम के व्यक्ति हैं जिसने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता चुका हूं कि उसके बाद 1829 में कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग मिलता है रायथान नाम से। ठीक है, ये उसके बारे में मैं आपको प्रारंभिक जानकारी दे चुका हूं कि भाई राजस्थान शब्द का उपयोग कैसे, उससे पहले अपन इसको राजपूताने के नाम से ही जानते हैं। फिर इस पे अपन आगे पढ़ेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, इसमें अपन जब देखते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति जब आप देखते हो कि इसमें पश्चिम में तो यहाँ सिंध क्षेत्र, यहां हरियाणा आ जाता है और यहां पंजाब आ जाता है। ये तो इसकी सीमाएं हैं। यहां गुजरात आ जाता है, यहाँ एमपी। ये ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको मेनली बताता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। यहाँ देखो, इसमें जो अपने को प्राचीन में मरु, जांगल, मत्स्य, शिवी जनपद, ये अपन ने पढ़ लिया था। अपन ने पढ़ा था कि ऋग्वेद में भी ऐसे कई स्थलों का उल्लेख मिलता है। आप एक बार क्लास को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देखिएगा। तो उसके बाद अपन ने पढ़ा था मरु, जांगल देश, मत्स्य, शिवी जनपद के नामों से जाना जाता था। इसकी सीमाएँ पश्चिम में, पूर्व में गंगा यमुना के मैदान, यहाँ पर गंगा और यमुना का मैदान आ जाता है, उससे लगती है। और दक्षिण में मालवा और गुजरात, मालवा है एमपी में, इससे लगती है। ठीक है, यूपी से भी लगती है अपनी सीमा। ठीक है, और मालवा है एमपी में, उससे लगती है। फिर अब देखते हैं राजस्थान को मेनली उस समय 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया था। कितने? 3 डिवीजन में। कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो क्या था? अरावली पर्वत। ये जो अरावली पर्वत का क्षेत्र था, यहाँ आदावाली करके एक वंशज था, उसके यहाँ इसके नाम पर ये अरावली रखा गया। मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको अपन मरु के नाम से जाते हैं, जो आगे चल के मरुआर हुआ था, जिसको आगे चल के अपन मारवाड़ के नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको बताया था। पूर्वी प्रदेश, जिसको अपन ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ ढूंढाड़ी भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई जनपद भी मैंने आपको बताया था। मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला भाग क्या है? अरावली पर्वत प्रदेश। ये 3 भाग है, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत प्रदेश। अरावली पर्वतमाला की सबसे मैं बताऊं आपको कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। अब ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसकी दिशा तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये देखो इसकी दिशा थी, ये अपना राजस्थान का मैप है, तो ये है दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। यहाँ पे झुंझुनू करके वहाँ अपने यहाँ खत्म होती है, यहाँ पे गुजरात से शुरू होती है, अरावली करके आप ज्योग्राफी में और पढ़ोगे। विभाजन ये पूर्व और पश्चिम को विभाजित करती है और खनिज संपदाओं से भी ये युक्त है। अरावली की ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अपन ने देखा था कि भाई फिर आता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जिसको अपन जांगल देश के नाम से या मरु देश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
नाम से भी जाना जाता है। जल की अत्यधिक कमी इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता रही है कि यहाँ जल की अत्यधिक कमी है। विशेषता क्यों रही है ये? क्यों विशेषता तो नहीं रह सकती क्योंकि जल की कमी है। यहाँ व्यापारिक मार्ग थे जिन पे व्यापार ऊंटों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। फिर अपन देखते हैं राजस्थान की प्रमुख तीसरा भाग में बांटा गया था पूर्वी प्रदेश, जिसको अपन नदी प्रदेश भी बोल देते हैं। उस समय यहाँ प्रमुख नदी थी बनास नदी, जिसको जीवनदायिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की हृदय क्षेत्र की प्रमुख जलधारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ चंबल नदी थी। उपजाऊ पूर्वी प्रदेश यानी पूर्वी प्रदेश में चंबल नदी के कारण पूरा क्षेत्र हरा भरा था। उसके बाद लूनी नदी थी, मरुस्थल की नदी, पश्चिमी राजस्थान की जल का एकमात्र स्रोत थी लूनी नदी। उसके बाद देखते हैं घग्गर नदी या सरस्वती नदी, प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी नदी है। सिंधु घाटी सभ्यताओं से जिसका संबंध था वो थी घग्गर नदी। इसके बाद अपन जाओगे देखोगे प्राचीन नगर एवं व्यापारिक मार्ग कि अपन देखते हैं कि अपने यहाँ प्राचीन नगर, अपन आगे कालीबंगा के बारे में भी पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। मत्स्य जनपद के बारे में भी पढ़ेंगे। व्यापारिक मार्ग यानी गुजरात से उत्तर भारत को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग राजस्थान से ही होके गुजरते हैं। क्या? गुजरात से उत्तर को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग कैसे? ये अपना भारत का नक्शा है, ठीक है। भारत के नक्शे को जब अपन देखते हैं गुजरात यहाँ लाया करता है, लेकिन अगर भारत को यहाँ पे किसी को आना है तो राजस्थान को क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर दिल्ली से किसी को यहाँ आना है तो राजस्थान को क्रॉस करना पड़ेगा। रास्ता तो ये भी था, लेकिन ये रास्ता उचित लंबा था, तो अपने को यहाँ अपन देखते हैं कि कई युद्ध इस रास्ते के कारण होते हैं, ठीक है। जब अपन चित्तौड़ में पढ़ेंगे तो देखते हैं कि हमीर के वहाँ जब अलाउद्दीन खिलजी जब आता है तो मीर के जो वंशज थे उन्होंने वहाँ पर उनको अलाउद्दीन खिलजी को मार्ग पर जाने के लिए मना कर दिया था। वो क्योंकि वो टैक्स नहीं देते थे। वो कहते थे कि भाई टैक्स दो, इस मार्ग पर जाने के लोगों से हम टैक्स लेते हैं। वो कहते थे अलाउद्दीन खिलजी के आदमी हम। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन है? यहाँ शासन हमारा चलता है तो हमको टैक्स दोगे ना आप? अलाउद्दीन खिलजी का शासन होगा कहीं, हम जानते नहीं उसे, इसलिए उसने यहाँ आके हमला भी किया था। ऐसे कई कारण अपने को देखने मिलते हैं। उसके बाद अपने को देखने मिलते हैं कि भाई अपने को प्राचीन राजस्थान में नगर नियोजन, कृषि विकास और व्यापारिक मार्ग ऐसी जो नदी की पास बनावट, ऐसे जो विकास के जो पद चिन्ह है वो अपने इसकी साक्ष्य अपने मिलते हैं। कालीबंगा यहाँ पर मिलते हैं। कालीबंगा पर अपने को ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि लोग नदी के पास बसते थे। ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। कालीबंगा पे अपने को कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं, नगर नियोजन के भी साक्ष्य मिलते हैं। मानते हैं कि हड़प्पा के बाद सबसे महत्वपूर्ण कोई तो इसको तीसरी राजधानी बोलते हैं, दशरथ शर्मा, ठीक है। फिर भौगोलिक एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्रभाव कि अपने पास ऐसे दुर्ग एवं पहाड़ियां थी, ठीक है। अपने पास बावड़ी और जल संरक्षण की, अपने पास संस्कृति के भी अनेक है। अपने पास योद्धा संस्कृति भी थी कि अपने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वीर लोग थे, ठीक है। तो ये मैं आपको उसके बारे में सिर्फ आउटलाइनिंग बता देता हूँ, ठीक है। आउटलाइनिंग बताते हूँ कि भाई सबसे पहले अपन ने देखा अरावली प्रदेश में विभाजित किया। फिर ऊपर देखा कि थ्यार में व्यापार व योद्धा संस्कृति थी। फिर अपन ने देखा भूगोल ने दुर्ग व बावड़ी वास्तुकला को सृजित किया। फिर नदियों में प्राचीन सभ्यताएं भली भूली, ठीक है। इसमें दक्षिणी पूर्वी सांस्कृतिक प्रभाव भी मिलते हैं। राजस्थान का पूर्व अरावली, थार नदियां और व्यापारिक मार्ग ने मिलकर एक अद्वितीय सभ्यता का निर्माण किया जो आज भी भारतीय इतिहास की धरोहर है। ये मैंने आपको मेनली इतिहास का एक परिचय दिया है कि भाई भौगोलिक रूप में अपन ने को पढ़ा है कि भाई राजस्थान में उस समय भौगोलिक स्थिति कैसी थी और अब राजस्थान का इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अनेक दुर्ग पाए जाते हैं जो मैंने आपको पढ़ा था, ठीक है। अब अपन अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो अपन आएंगे इम्पोर्टेंट सभ्यताओं पर। जब आप देखते हो राजस्थान में पुरातात्विक स्थल, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पाषाणकालीन स्थल, ठीक है। जब आप पाषाणकालीन स्थल में पढ़ते हो तो मैं आपको पहले मेन स्थल लिखवा देता हूँ कि भाई पाषाणकालीन मेन स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं आपको मेन स्थल लिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बागोर के बारे में, जो है भीलवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे तिलवाड़ा के बारे में, जो कहाँ है बालोतरा में,
उसके बाद अपन पढ़ेंगे पंचपदरा के बारे में। अब ये प्रमुख स्थल है पंचपदरा, ये भी बालोतरा भी बाड़मेर में ही आ जाता है। उसके बाद निम्बाहेड़ा, पंचपदरा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। उसके बाद अपन डीडवाना और जायल, जायल, सिंधी तालाब, अमरपुरा, ये भी मैंने आपको बताया था, वो भी लिख लीजिए। ये सब नागौर में थे अपने, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं सोजत और धनेरी पाली, सोजत और धनेरी पाली। उसके बाद अपन पढ़ते हैं मांडपिया नाम की एक जगह है, जो कहाँ है, भीलवाड़ा में, ठीक है। अपन ने ये सब, एक बूढ़ा पुष्कर भी आप लिख लीजिए इसमें। बूढ़ा पुष्कर, ये प्रमुख अपने पाषाणकालीन स्थल हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक सबसे पहले अपन ने पढ़ा बागोर, फिर पढ़ा तिलवाड़ा, फिर पढ़ा पंचपदरा, फिर पढ़ा निम्बाहेड़ा। जब आप देखते हो कि निम्बाहेड़ा में, तो जब देखते हो कि वीएन मिश्र साहब जो थे, कहाँ है निम्बाहेड़ा, ये रहा, वीएन मिश्र साहब, वीएन मिश्र ने यहाँ सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म उपकरण यानी माइक्रोलिथ उपकरण, और वह शैल चित्र प्राप्त किए थे। शैल चित्र यानी गुफाओं में जो चित्र बने होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ, शैल चित्र प्राप्त किए थे, ठीक है। ये अपने प्रमुख प्रमुख पाषाणकालीन स्थलों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। कौन कौन से एक बार आप फिर से देखेंगे, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिलवा सकता है। अब इसमें कहीं भी पाषाणकालीन, मध्यकालीन है, कोई मध्य पाषाणकालीन है, कोई पूर्व पाषाणकालीन, इतना अपने को डीप में जाना नहीं है। अपन तो सीधा पाषाणकालीन स्थलों के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा, पचपदरा, बाड़मेर, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, जायल, सिंधी तालाब, अमरपुरा, ये नागौर है, सोजत, धनेरी पाली, मांडपिया अपने मर जाता है भीलवाड़ा में, और बूढ़ा पुष्कर अजमेर, ठीक है। ये अपने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थल पढ़े। इसमें अपन जो पढ़ेंगे तो मेनली अपन दो ही जगहों को पढ़ेंगे डीप में जाके, क्योंकि यही है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से ही महत्वपूर्ण अपने को साक्ष्य प्राप्त होते हैं, है ना। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, बागोर के बारे में। चलिए, बागोर के बारे में मैं आपको बताऊं तो बागोर स्थित है, एक सेकेंड, सॉरी, भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में बागोर स्थित है, जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। इसके अंदर ही मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बागोर स्थित है भीलवाड़ा में, जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है, यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी नदी है अपने राजस्थान में बहती है, उसके किनारे स्थित है बागोर भीलवाड़ा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर वीएन मिश्र साहब ने 1967 से 69 तक यहाँ पे इन्होंने क्या बोलते हैं, जो उत्खनन किया था, वीएन मिश्र साहब का साथ दिया था अपने एल लेशनिक साहब है ना, ये भी लिख लीजिए यहाँ पे। इनके सहायककर्ता कौन थे, एल लेशनिक साहब, ठीक है। और महासतिया नाम का टीला है ना, वहाँ इसका महासतिया नाम के टीले के नीचे ये प्रमुख पाया गया था बागोर सभ्यता को, इसलिए इसको अपन बागोर सभ्यता के नाम से जानते हैं। वीएन मिश्र साहब, दक्कन कॉलेज ऑफ पूना, जिसकी तुलना अपन मिर्जापुर पुणे से भी की है वीएन मिश्र साहब ने। अब यहाँ से अपने को क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, देखिए, राजस्थान एंशिएंट हिस्ट्री के इस पड़ाव में आके अपने को सिर्फ रटने वाली चीज़ें, यहाँ कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, कि मैं आपको बता दूंगा कौन सा स्थल कहाँ पाया गया है, अब कौन सी संस्कृतियों में क्या क्या अपने को साक्ष्य मिलने हैं, ठीक है। समझने के लिए समझ भी जाएंगे, जहाँ समझाना होगा वहाँ अपना समझेगी, लेकिन मेनली यहाँ पर अपने को समझना नहीं होता। यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं, जब पता चलता है कि बागोर भीलवाड़ा में अपने को मेन क्या मिलते हैं, मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ठीक है। बागोर भीलवाड़ा में अपना देखते हैं, सबसे पहले अपने को मिलते हैं लोह उपकरण। एक मिलता है अपने को यहाँ पे कंकाल तंत्र, ठीक है। एक मिलता है अपने आप को ताम्र उपकरण, जिसमें मिलती है तांबे की छेद वाली सुई,
ठीक है, एक अपने को यहाँ मिलता है पशुपालन के साक्ष्य, अपने को यहाँ मिलता है शव के साथ यहाँ आभूषण भी दफनाए जाते थे। अपने को यहाँ पे एक सिलबट्टा मिलता है। सिलबट्टा अपने गाँव में अपन देखते हैं जिनसे वो मिर्ची विर्ची पीसते नहीं है, एक प्लेट होती है जिसपे एक छोटा सा पत्थर होता है जिसपे से घर 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 अपने को दादी वादी लगा देती थी कि भाई पीसो, है ना, तो वो सिलबट्टा है। और एक आटा चक्की भी मिलती है। अब आजकल के लोग तो क्या है, आटा चक्की को समझते हैं वो मशीन वाली, ठीक है, लेकिन पुराने टाइम में वो आटा चक्की नहीं थी। पुराने टाइम में वो ऐसी आटा जैसे घर घर जिसपे पीसते पीसते आदमी का दम निकल जाए, वो वाली आटा चक्की थी जिसपे ऊपर एक हैंडल लगा हुआ होता था। उसको अपन ऐसे घुमाते रहते थे, बीच में से अपन जो भी अनाज पीस रहे हैं उसको डालते थे। उस प्रकार की आटा चक्की भी यहाँ पे मिलती है। यहाँ पर अपने को और क्या मिलता है, यहाँ पर अपने को मिलता है कि शिकार के साक्ष्य भी मिलते हैं। शिकार से जीवन निर्वाह करते थे। शिकार से जीवन निर्वाह करते थे। यहाँ पे अपने को मृदभांड भी मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये इतने साक्ष्य यहाँ से अपने को प्राप्त होते हैं, ये 3 काल के साक्ष्य मिलते हैं। कि सबसे पहले अपन जब ये देखते हैं ना, लोह काल, लोह उपकरण, कंकाल तंत्र और मृदभांड, ये अपने को लोहकालीन युग के साक्ष्य हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं ताम्र उपकरण, ये ताम्रकालीन हो गए, ताम्रयुगीन। और ये होता है मध्य पूरा पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, सॉरी। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बागोर, उसमें लिखोगे भीलवाड़ा। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे कि कोठारी नदी के किनारे इसका उत्खनन किया गया था। उसके बाद यहाँ हेडिंग डालोगे उत्खनन करता है इसके वीएन मिश्र। उसके कोष्टक में लिखोगे 1967 से 1962 से लेकर 1967 के आसपास इसका खुदन किया गया था। उसके बाद आप नीचे सहायक करके लगाओगे और उसमें लिखोगे एल लेशनिक नाम से। उसके बाद महासतिया नामक टीले के नीचे ये प्राप्त किया गया है। उसके बाद अपन देखेंगे कि प्राप्त जो साक्ष्य है, लोह उपकरण, कंकाल तंत्र, मर्दभांड, इसमें क्या लिखोगे कि ये 3 नाम लिख के एरो लगा के इसके सामने लोहकालीन लिखना है। ठीक है, ताम्र उपकरण कोष्टक में तांबे की छेद वाली सुई, उसके सामने एरो लगा के ताम्रयुगीन। फिर अपन देखोगे पशुपालन के साक्ष्य, शव के साथ आभूषण, सिलबट्टा, आटा चक्की, शिकार से जीवन निर्वाह, उनके सामने एरो लगा, मध्य पाषाण कालीन स्थल, इनके बारे में लिखोगे। तो ऐसे लिखना है। और एक बात मैं बता दूं, वीएन मिश्र साहब की पुस्तक का नाम है बागोर एंड तिलवारा द लेट मीजोलिथिक कल्चर ऑफ राजस्थान। ये पूछ लेता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बागोर एंड तिलवारा द लेट मीजोलिथिक कल्चर ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये वीएन मिश्र साहब की पुस्तक का नाम है। अब और देखते हैं क्या होता है। बागोर को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। यहाँ लिखा होगा प्राचीन मध्यकालीन सभ्यता स्थल है वीएन मिश्र की। बागोर एंड तिलवारा लेट मीजोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, राजस्थान भी है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया भी। ठीक है, ये अपन ने बागोर के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे तिलवाड़ा बाड़मेर, जो वर्तमान में कहाँ आता है, बालोतरा में, नए जिलों के विभाजन के बाद। ठीक है, तिलवाड़ा के बारे में पढ़ेंगे। तिलवाड़ा के बारे में अपन ये पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि तिलवाड़ा लूनी नदी के तट पर, जिसका उत्खनन वीएन मिश्र साहब ने किया था। तिलवाड़ा लूनी नदी के तट पर जिसका उत्खनन वीएन मिश्र साहब ने किया था। उसके बाद यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, पशुओं की हड्डियाँ मिली है, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, एक सिलबट्टा मिला है, 5 आवार स्थल मिले हैं। अपने को यहाँ से मृदभांड भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, मृदभांड भी प्राप्त होते हैं। राजस्थान में ज़्यादातर PGW यानी प्रिंटेड ग्रे वेयर पोएट्री, प्रिंटेड ग्रे वेयर यानी जो अपने जो स्लेटी चित्र, मतलब चित्रित स्लेटी मृदभांड है ना, वो ज़्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार के मृदभांड अपने को यहाँ तिलवाड़ा से मिलते हैं। तिलवाड़ा के बारे में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, तिलवाड़ा बाड़मेर, उसके सामने आप बालोतरा लिख दोगे। इसकी स्थिति लिखोगे कि लूनी नदी के तट पर इसको मतलब यहाँ पर मानव जीवन का विकास हुआ था। उसके बाद अब इनका उत्खनन किया था वीएन मिश्र साहब ने। सबसे पहले यहाँ पर पशुओं के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य अपने को प्राप्त
प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अपने को यहाँ पर एक अग्निकुंड मिला है, उसके बाद अपने को यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण मिले, उसके बाद एक सिलबट्टा मिला है, उसके बाद एक 5 आवासीय स्थल मिले हैं, ये अपने को तिलवाड़ा से मिले। ठीक है, क्या क्या मिले? लघु पाषाण उपकरण, तिलबट्टा, 5 आवासीय स्थल, अग्निकुंड, ये अपने को तिलवाड़ा से मिले। फिर अपन ने ये पढ़ लिया था, ये तो 15 ये नहीं, फिर अपन ने पढ़ा था ये कि भाई प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं इनके बारे में। भाई पाषाणकालीन प्रमुख, अन्य पाषाणकालीन स्थल लगा के आप यहाँ पे भी लिख सकते हो या फिर स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। ये पाषाणकालीन संस्कृति सभ्यताएं अपने पूरी हो जाती है। अब अपना अगला टॉपिक होगा जो मैं आपको उस दिन सिलेबस में दिखा रहा था। एक सेकेंड आप रुकिएगा, सिलेबस में ले आता हूँ आपके सामने एक बार फिर से। अगर हमारे सर ने सिलेबस रखा होगा तो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, नहीं तो अत्यंत खेद की बात है। नहीं रखा है। ये देखिए, ये अपने सिलेबस है। इसमें अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, प्राचीन राजस्थान का समाज और संस्कृति। ये जो टॉपिक है ये अपन वैसे तो जब प्राचीन राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो इसको अपन कनेक्ट कर लेते हैं कि मौर्य काल में राजस्थान की स्थिति है, इसको अपन कनेक्ट कर देते हैं मौर्योत्तर काल में राजस्थान की स्थिति, गुप्त काल में राजस्थान की स्थिति, गुप्तोत्तर काल में राजस्थान की स्थिति, और जो उस समय उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे वारिक और वर्मात वंश आए थे। लेकिन इसमें अपन एक टॉपिक और ऐड कर देते हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, प्री में भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक टॉपिक और ऐड कर देते हैं कि भाई उस समय अपन अलग अलग कालों में कौन सी संस्कृति ऐड थी, है ना, वो अपन ये पढ़ लेते हैं। मानव सभ्यता के विकास पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल युग तक। अब आप बोलोगे सर यार ये क्यों ऐड करवा रहे हो फालतू में, हैं? इससे अपन को और पढ़ने के लिए चीज़ें क्यों दे रहे हो? पहले ही आप आंगन घड़ी है जगह और लार दे दो, है ना। लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जब अपन देखते हैं, यहाँ पर VN मिश्र साहब का अपने को एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जो मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। ये देखो, ये है क्या, मिल जाएगा क्या इसमें? हाँ ये शायद, ये देखो इसमें क्या है, प्री हिस्टोरियन बैकग्राउंड ऑफ राजस्थान करके VN मिश्र साहब ने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट निकाला था जो आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख भी जाए तो कहीं ये अंग्रेजी में लिखा है, फायदे को नहीं, जूम कर ना देखो है ना। लेकिन मैं इसको आपको की फैक्टर पे ले जाता हूँ इसके, है ना। इन्होंने जब ये डॉक्यूमेंट निकाला तो इन्होंने एक बात कही, जो कही थी हिस्ट्री के बारे में। इन्होंने कहा था कि भाई अपने को समाज के बारे में जब इन्होंने बताया तो उसको 6 भागों में विभाजित किया कि अर्लीस्ट हंटर, एडवांस हंटर, फाइनल हंटर, बिगनिंग्स ऑफ सेटल्ड विलेज, यानी जो मनुष्य पहले यायावर जीवन व्यतीत करता था वो स्थिर जीवन की ओर अग्रसर हो रहा था, उसके बारे में बताया। बिगनिंग ऑफ अर्बन लाइफ, यानी जो शहर मतलब अपने गाँव में बसना चालू हो गए थे वो, उसके बारे में। एक्सपेंडिशन ऑफ सेटल्ड विलेज, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सेटल्ड विलेज यानी स्थिर गांवों का विकास प्रारंभ हो गया था, उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर इसी में ही उन्होंने बताया था भाई लोअर पैलियोलिथिक जो अपने को उस समय, वो मैंने बताया था आपको कि पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, उसके बारे में बताया कि उस समय राजस्थान की कौन सा कल्चर था, सोसाइटी थी। तो उन्होंने जब इतनी अपने लिए मेहनत की है तो अपन भी थोड़ा उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई उस समय समाज और संस्कृति कैसी थी। तो इसीलिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इसमें एक अमृता जी करके एक साइंटिस्ट है जो 1929 में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित करती है, उन्हीं के रिसर्च पेपर्स को लेकर मैं आया हूँ। ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है ना। ये अपन पढ़ते हैं, राजस्थान में मानव समाज का विकास पूरा पाषाण युग तक, यानी पूरा पाषाण से नव पाषाण युग तक मानव समाज का विकास देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या पड़ा है, राजस्थान की प्राचीन भूमि पर मानव सभ्यता के विकास को एक अद्भुत यात्रा है। ये प्रस्तुति 3 महत्वपूर्ण कालखंडों के माध्यम से देखी जाती है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और अपने को देखते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद अपने देखते हैं कि भाई जहाँ हम देखेंगे कि कैसे छोटे शिकारी संग्रहता समूह ने स्थायी कृषक समुदायों में परिवर्तन हुए। प्रत्येक युग में मानव समाज के नए औजार, जीवन शैली और सामाजिक संचार के लिए समृद्ध बनाया गया। इसमें क्या है कि मैं आपको मेंस की तरह पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ भाई, जो भाषा में लिखी हुई है वो चीज़ें।
सबसे पहले अपन पूरा पाषाण काल के दौर में देखेंगे। इस समय मानव जो है जो यायावर जीवन व्यतीत करता था, कि स्थिर जीवन व्यतीत नहीं करता था। इस समय मानव को कोई नॉलेज नहीं थी, ना लिखने पढ़ने की, ना कृषि करने की। जो भी मिलता उसको वो कच्चा ही खा जाता। उनके पास एक पत्थर होते थे। अपन आप जब पूरा पाषाण कालीन देखोगे कि पूरा पाषाण कालीन जो उपकरण प्राप्त होते हैं उनमें कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही लो क्वालिटी के मटेरियल्स होते थे, कि ना तो धार है ना पॉलिश की हुई है, लेकिन मानव फिर भी उससे अपना गुजारा करते थे। भाई घुमंतु शिकारी संग्रहता के समूह का युक्त डीडवाना और जोधपुर जैसे स्थलों पर बड़े पाषाण ऊर्जारों, हस्त कुल्हाड़ी, दीपाश्वी उपकरणों का उपयोग समाज में पूरी तरह से जीवित रहने के केंद्रित प्रतीकात्मक या धार्मिक पहलुओं का न्यूनतम साक्ष्य। इस काल में मानव प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर और छोटे परिवार समूह में रहते थे, यानी इस काल में मानव प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर था। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि फिर आया नवपाषाण काल। मिडिल एज अपने बाद में हुई, कि भाई जो लोअर जो अपने को माइक्रोलिथ नाम के लघु उपकरण प्राप्त होते हैं उनको रखा गया कि मिडिल एज में, जिसको अपने पूरा मध्य पूर्व पाषाण काल में बोल देते हैं। नवपाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में कि संक्रमण काल, जिसमें मानव अभी तक शिकार संग्रह था, लेकिन अधिक परिष्कृत औजारों का विकास हो गया था। प्रारंभिक पादप पालतूकरण और शुरू हुए थे। मौसमी गतिशीलता के साथ उभरती हुई सामाजिक संरचना दिखाई दी। प्रारंभिक मर्दभांड और परिदृश्य उपयोग के साक्ष्य युगों को विशेष बनाते हैं। यह परिवर्तन का समय था जब मानव धीरे धीरे स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। इसमें क्या हुआ था, मानव धीरे धीरे अपने आप को विकसित कर रहा था। ठीक है, कि मानव धीरे धीरे एक जगह रुकना स्टार्ट कर दिया था, वहां रुक के वो सामूहिक परिवार में रहना स्टार्ट कर दिया था। यह विकास हुआ था मध्य पाषाण काल, मध्य पूर्व मध्य पाषाण काल में। फिर अपन देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में अपने को स्थायी बस्तियां दिख जाती है, कृषि के साक्ष्य मिल जाते हैं, अपने को कई संरचित समाज मिल जाते हैं, कि उस समय सामाजिक आडंबर भी आ गए थे, रीति रिवाज आ गए थे। उससे पहले क्या कोई रीति रिवाज नहीं थे, आदमी अकेला था, उसको समझ में ही नहीं आता था क्या परिवार है क्या नहीं है। वो घूमता था, शिकार करता था, जैसे जंतु आज जीवन व्यतीत करते हैं वैसे मनुष्य उस समय जीवन व्यतीत करता था। उस समय कृषि की शुरुआत भी हो गई थी, मानव जीवन ने स्थायी जीवन प्रारंभ किया। तब उनको समझ में आया कि भाई घूम घूम के शिकार करते थे, लेकिन आधे टाइम तो अपन भूखे सो जाते थे। अपने को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वहाँ पर रह के उगाना चाहिए, कुछ कृषि करनी चाहिए, तो उन्होंने कृषि प्रारंभ की। ठीक है, कृषि के साक्ष्य भी अपने को मिलते हैं। मृदभांड का उपयोग उद्योग शुरू कर दिया, कि भाई अपन देखते हैं कि नवपाषाण कालन में अपन कई कारखाने देखने को मिलते हैं जहाँ पर मृदभांड या उपकरण बनाए गए थे। नौह जो अपने को स्थान मिलता है वो नवपाषाण जो लोह काल का प्रमुख स्थल है पूरे भारत में, कि यहाँ से लोहे के प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने जोधपुरा और सुनारी देखा था, वहाँ पर अपने को कई तरह की भट्टियाँ भी मिलती है, जिससे समझ आता है कि भाई समाज में उस समय उपकरण भी मिलते हैं। यहाँ से मृदभांड मिलते हैं। मृदभांड क्या प्रदर्शित करते हैं कि मृदभांड ये जैसे कोई माटी का मृदभांड है, ये इस आकार का है, तो ये बताता है कि उस समय सामूहिक परिवार प्रचलन में आ गए थे, कि भाई इतना बड़ा एक आदमी तो रह नहीं सकता उसको लेके, तो इतने बड़े मृदभांड थे, यानी सामूहिक भोजन बनाया जाता था। ये उस समय की सोसाइटी को प्रेजेंट करता है। ये जो टॉपिक है समाज और संस्कृति, हार्डवेयर जब अपन पढ़ेंगे तो इसको और डीपली पढ़ेंगे, लेकिन पाषाणकालीन समाज और संस्कृति इतना बड़ा नहीं है जिसको अलग से पढ़ा जाए। इसको अपन मन से ही पढ़ा, ये मन से ही बनाया जा सकता है। कि भाई अपन ने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल के बारे में अपन ने पढ़ा था कि मानव जीवन प्रारंभिक विकास प्रारंभ किया था, यायावर जीवन व्यतीत करता था। उसके बारे में जब मेंस में पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो अपनी तरफ से कि भाई पूरा पाषाण काल में मानव सभ्यता का प्रारंभिक विकास प्रारंभ हुआ था। जो मानव है घूम घूम कर जीवन व्यतीत करता था, यायावर जीवन व्यतीत करता था, पत्थरों के सहारे वो शिकार करता था, कोई स्थायी जगह नहीं थी उसके जीवन व्यतीत करने की। जब अपन मध्य पाषाण काल के पढ़ते हैं कि मानव जो सभ्यता ने स्थिर स्थायित्व प्राप्त करने के पहले कदम की ओर अपना कदम बढ़ाया था, तो उन्होंने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नई उपकरणों का उपयोग किया, जिन्हें लघु उपकरणों यानी माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। फिर अपन देखते हैं आगे चल के आया जब नवपाषाण काल, तब तक मानव ने स्थायित्व प्राप्त कर लिया था। ठीक है, वो एक बस्ती में रहना प्रारंभ कर दिया था, कृषि प्रारंभ कर दी थी, ऐसे कहीं अपने को साक्ष्य मिलते हैं। तो आज की क्लास अपन यहीं एंड करेंगे। आज अपन ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, अब कल पढ़ेंगे। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले आज अपन ने पढ़ा कालों का विभाजन को अपन ने वापस रिवाइज किया। मैं स्टार्टिंग से ही रिवाइज करवा देता हूँ आपको, है ना। सबसे पहले अपन जब राजस्थान हिस्ट्री चालू करते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है प्राचीन राजस्थान का इतिहास, पुरातात्विक स्थल। सिलेबस में लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक काल से लेकर ताम्रकाल, ताम्रकाल से लेकर कांस्य युग। ठीक है, उसके बाद अपन ने उस सिलेबस के पॉइंट को देखकर अपन आगे बढ़ते हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति के बारे में, कि उस समय राजस्थान में कौन कौन से, प्राचीन राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख स्थल थे जिनके बारे में अपन ने जाना। जहाँ पे अपन ने पढ़ा जांगल देश के बारे में पढ़ा, जहाँ पे अपन ने धानुआ के बारे में पढ़ा, जहाँ पे अपन ने मरु प्रदेश के बारे में पढ़ा, जहाँ पे
अपन ने मत्स्य जनपद के बारे में पढ़ा, जहाँ अपन ने सुरसेन जनपद के बारे में पढ़ा, जहाँ अपन ने शिवी जनपद के बारे में पढ़ा। फिर आगे चल के अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने यहाँ पढ़ा कि इसको 5 भागों में अपन डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपन उसके क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे संस्था कौन सी अपने यहाँ कार्यरत है। उसके बाद अपन कालक्रम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने परिचय पढ़ लिया। उसके बाद अपन यहाँ पर संस्था कौन सी काम करती है, सॉरी उसमें एक पुरातात्विक मतलब स्रोत भी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ सब मतलब संस्था कौन सी काम करती है, तब अपन ने देखा 1861 अपन ने देखा कि भारतीय पुरातात्विक विभाग यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जिसके टोटल 34 सर्किल है। मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन जयपुर और जोधपुर में 2 राजस्थान में भी सर्किल इसके उपलब्ध है। उसके बाद अपन ने संस्था के बारे में जानने के बाद आगे बढ़े थे कि अपने इतिहास को जानने के मेनली 2 स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसको आप और डीपली पढ़ोगे कि पुरातात्विक स्रोतों को भी अपन कई भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक भाई अभिलेखीय स्रोत हो जाते हैं, उसमें फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं सिक्के प्राप्त होते हैं, वही हो जाता है। लेकिन अपन राजस्थान हिस्ट्री में सिर्फ उसकी एक अपर लेयर जानते हैं। अपन जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया। साहित्यिक स्रोतों को भी कई भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें धार्मिक स्रोत होते हैं, धर्मेतर स्रोत होते हैं, ठीक है, और विदेशी स्रोत होते हैं कि भाई धर्म के कौन कौन से अपने को स्रोत मिलते हैं, जिसमें अपन ब्राह्मण साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें अपन वेदांग पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, आरण्यक पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, संहिता पढ़ते हैं, जिसमें अपन महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, रामायण के बारे में पढ़ते हैं, अपन बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हीनयान महायान की शाखा के बारे में पढ़ा जाता है। फिर अपन जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, त्रिपिटकों के बारे में पढ़ते हैं, अंग उपांग इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर अपन देखते हैं धर्मेतर साहित्य में अपन प्रमुख आ जाता है कि भाई उसमें कहीं कहीं पुस्तकें लिखी गई, कालिदास की पुस्तकें देखते हैं, भारवी की पुस्तकें देखते हैं। ये डीपली पढ़ा जाता है, लेकिन राजस्थान में इतना डीपली नहीं पढ़ा जाता है। राजस्थान में अपन सीधा पढ़ लेते हैं कि भाई 2 स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, और एक होता है साहित्यिक स्रोत। जिसमें पुरातात्विक स्रोतों का मतलब होता है कोई अभिलेख, मंदिर या फिर कोई ऐसा अपने को उपकरण प्राप्त होता है जो अपने को बताता है कि ये सभ्यता इतनी साल पुरानी है, ठीक है, वो होता है पुरातात्विक स्रोत। जैसे अपने को अशोक का अभिलेख प्राप्त होते हैं, खारवाल कलिंग नरेश खारवाल के हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त होते हैं, जैसे अपने को गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख प्राप्त होता है। ऐसे कई अशोक के स्तंभ प्राप्त होते हैं, ठीक है, जैसे माहौल का चंद्र स्तंभ प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं ऐसे कई साक्ष्य अपने को भारत में मिलते हैं। राजस्थान में भी ऐसे कई साक्ष्य मिलते हैं, राज प्रशस्ति मिलती है, कुंभलगढ़ अभिलेख मिलता है, ठीक है, जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। कालीबंगा, नौहो, भरतपुर, यहाँ बागोर से जो अपन ने आज पढ़ा, यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं ये पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। फिर होता है साहित्यिक स्रोत, जो पुस्तकें अपने को प्राप्त हुई है उनके बारे में प्राप्त होता है कि भाई राजस्थान में भी कई पुस्तकें लिखी गई है, कि भाई राजस्थान अंगिनी के बारे में पढ़ेंगे, आगे चल के अपन राज प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे, आगे चल के ऐसी कई पुस्तकें अपने सामने आएगी जिसका एक अलग से अपन टॉपिक भी बना लेंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा कालक्रम का विभाजन मेनली 3 भागों में किया जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव सभ्यता का प्रारंभिक विकास प्रारंभ हुआ था। मानव उस समय यायावर जीवन व्यतीत करता था और पाषाण से यानी पत्थर से शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके बाद अपन ने देखा कि इस समय नदियों के किनारे बसावट शुरू हुई थी, क्योंकि नदियों के किनारे उपजाऊ जमीन, जल की उपलब्धता सभी एक जगह ही प्राप्त थी, इसलिए इसमें जो पत्थरों का उपयोग किया गया जिन्हें पेबुल नाम दिया गया। इस मानव सभ्यता के विकास के इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपन ने आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। आदि ऐतिहासिक काल में मानवों ने धातु का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। सर्वप्रथम उन्होंने तांबे का प्रयोग शुरू किया था, फिर उन्होंने कांसे का प्रयोग शुरू किया था जो तांबा और टिन का मिला, फिर उन्होंने लोहे का प्रयोग शुरू किया था। उसके बाद अपन ने ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा कि भाई ऐतिहासिक काल में मानव अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर चुका था और वो उसे ही विकसित कर रहा था, भाई स्थायित्व जीवन जीने लग गया था। फिर अपन आज तक पर जो ऐतिहासिक काल में आज तक की घटनाएं आ जाती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि भाई पाषाण काल को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। जब अपन ने पैलोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ा तो अपन ने पढ़ा चंबल और बनास नदी के निकट मानव बसना चालू करते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि यहाँ से जो पत्थर के हथियार है उनके प्राप्त होते हैं, उनसे पता चलता है ये 1.5 से 2 लाख साल पुराना है। फिर अपन ने पढ़ा सर्वप्रथम राजस्थान में पैलोलिथिक पीरियड के कोई भी अपने को उपकरण मिलते हैं जो 1870 में सीए हैकेट नाम के एक व्यक्ति है जो झालावाड़ से एक हस्तकुटार और एक क्लिपर प्राप्त करते हैं। इंडिया में भी अपन ने पढ़ा था 1876, इंडिया में सबसे अपन ने पढ़ा था 1866। थोड़ी सुहुन नाम के एक व्यक्ति है जो कर्नाटक में जो है वहाँ से एक ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो प्रथम साक्ष्य था,
ठीक है। इसके बाद अपन ने जो ब्रुस्कुट के बारे में भी पढ़ा था कि वो उस समय उसको द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया, ब्रुस्कुट को जानते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि सेटनकार नाम के व्यक्ति होते हैं, वो भी यहाँ मिलते हैं उनको ऐसे झालावाड़ से ऐसे उपकरण। फिर अपन ने पढ़ा भारतीय पुरातत्व विभाग और डेक्कन कॉलेज पूना के एक साइंटिस्ट वीएन मिश्र 1960 से लेकर 70 के आसपास राजस्थान में घूमते फिरते हैं और वो कई ऐसे स्थल ढूंढ देते हैं जो अपने को पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के प्रतीत होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था राजस्थान पुरातत्व विभाग आरसी अग्रवाल, हरिश्चंद्र मिश्रा और डॉक्टर विजय कुमार, ये ऐसे हैं जो राजस्थान में एग्जीबिशन करते हैं, ठीक है, और राजस्थान में कई स्थल ढूंढते हैं, जैसे इन आहड़ आरसी अग्रवाल में उत्खनन किया था। फिर अपन ने ओलचिन दंपति के बारे में पढ़ा था कि बी ओलचिन नाम की ओलचिन दंपति थे, पहले पति ने उत्खनन स्टार्ट किया था, उसके बाद उनकी पत्नी बी ओलचिन यानी ब्रिगेट ओलचिन, ठीक है, उसने उत्खनन स्टार्ट किया था। टी हेगड़े घोड़ी, इन्होंने यहाँ पर अपने जालोर जैसलमेर बूढ़ा पुष्कर यहाँ उत्खनन प्रारंभ किया था। फिर अपन ने प्रमुख स्थल पढ़े थे डीडवाना, जायल, सिंधी तालाब, अमरपुरा, होकरा और आलनिया। जिले अपने आप लगा लेना अगर याद हो तो, नहीं तो फिर एक बार क्लास वापस देखना, ठीक है। मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था अपन ने, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था कि भाई इसमें जो धातु के उपयोग किए गए थे उपकरण, इनको माइक्रोलिथ नाम दिया गया क्योंकि वो छोटे छोटे उपकरण थे, जिसमें अपन ने उपकरणों के प्रकार भी पढ़े थे, पत्थर पढ़े थे, जेस्पर, चर्ट, कॉर्नेलियन, कॉल्सिडोनी। उसके बाद अपन ने उससे बनाए गए उपकरण पढ़े थे कि भाई इग्रेवर, पॉइंटर, ट्राइंगल, क्रिसेंट, ठीक है, ये भी पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था कि भाई लूनी नदी बनास, लूनी नदी क्षेत्र, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र बेडच नदी घाटी से लेकर विराटनगर यहाँ पर बसना चालू किया था। फिर अपन ने पढ़ा था नवपाषाण काल के प्रमुख केंद्र अपने यहाँ ज़्यादातर यहाँ साक्ष्य मिलते नहीं है, नवपाषाण काल के उत्तर पूर्व भारत में ज़्यादातर साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो भी अपन ने पढ़ा था। फिर मैंने आपको कल ही बताइए, कल की क्लास तक चल रही है अभी अब आज की तक तो पहुँचे ही नहीं है, ठीक है, 5 मिनट लगेंगे अपने को रिवाइज करने में, आप देख लीजिएगा, नोटिस कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। फिर अपन ने ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के बारे में पढ़ा था, गणेश्वर, कालीबंगा, गिल्लुंड, क्या बोलते हैं, आहड़, जाडोल, साबणिया, पुगल, पिंडालिया, उसके बाद नंदलालपुरा, जीतवाड़ा और किराड़ोत, इसके बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था एलाना के बारे में, कोल माहौली के बारे में, बूढ़ा पुष्कर के बारे में, ये प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। फिर उसके बाद अपन ने लोह काल के बारे में पढ़ा था, नोह, भरतपुर, उसके बाद जोधपुरा, जयपुर, उसके बाद अपन ने देखा था सुनारी, झुंझुनू और रेड टोंग, ये प्रमुख लोहकालीन। उसके बाद अपन ने GW संस्कृति के बारे में पढ़ा था, प्रिंटेड ग्रे वेयर्स, चित्र स्लेट, मर्दभांड, जिसके बारे में पढ़ा था कि ये अपने यहाँ विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी, ये जो बोलते हैं जो विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी और एक और स्थल आ जाता है उसमें नोह, यहाँ पे भी PGW के प्राप्त होते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था प्रमुख स्थलों पे आ गए थे, बागोर के बारे में पढ़ा था, बागोर भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे, VN मिश्र और एल नेशनिक के द्वारा 1967 से लेकर गुरसितर तक इसका उत्खनन किया था। महासितिया नामक टीला के आसपास प्राप्त हुआ था। फिर यहाँ से प्राप्त उपकरण पढ़े थे कि यहाँ पे लोह उपकरण, कंकाल तंत्र, मर्दभांड मिले हैं जो लोहकालीन संस्कृति के, ताम्र उपकरण मिले हैं जिसमें तांबे की छेद वाली एक सुई मिली है जो ताम्र युगीन संस्कृति के है। फिर देखा अपन ने पशुपालन के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर शव के साथ आभूषण दफनाए जाते थे, यहाँ पर सिलबट्टा मिला है, आटा चक्की मिले हैं, यहाँ पर शिकार के साक्ष्य मिले हैं जो कि मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रतीत होते हैं। उसके बाद पढ़ा था VN मिश्र साहब की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम अपने माइंड में दोहराइए याद आएगा, बागोर एंड तिलवारा द लेट मेसोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था बागोर को सभ्यताओं का, प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहते हैं। उसके बाद तिलवाड़ा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि लूनी नदी के किनारे VN मिश्र साहब ने इसका उत्खनन किया था। उसके बाद यहाँ से उपकरण प्राप्त हुए थे, भाई यहाँ से मर्दबाण मिले थे, लाल और काले तरह के मर्दबाण, सिलबट्टा मिला था, यहाँ पे 5 आवास स्थल मिले थे, पशुओं की राख मिलती, पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, यहाँ से अपने को क्या बोलते हैं अग्निकुंड मिले हैं, ये अपने तिलवाड़ा में पढ़ा। फिर अपन ने प्रमुख पाषाणकालीन स्थलों के बारे में पढ़ा जो बागोर, तिलवाड़ा तो मैंने बता दिया, फिर निम्बा हेड़ा, पचपदरा, डीडवाड़ा, जायल, सोजत, धनेरी, मंडपिया, ये प्रमुख पाषाणकालीन स्थल है। देख लीजिए कितना टाइम लगा रिवीजन करने में, आप अगर खुद करते हैं तो भी इतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए रिवाइज करते रहिएगा क्लास के साथ साथ। कल अपन आके यहाँ पर अपन जो है ताम्र युगीन संस्कृतियाँ पढ़ेंगे जिसमें आहड़ के बारे में पढ़ेंगे, आहड़ बनास संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, गणेश्वर संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। भाई यही बंद हो गई अब तो, अब मेरे को चल जाना चाहिए, ठीक है। फिर कल अपन पढ़ेंगे आहड़ बनास संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन क्या बोलते हैं जो क्या गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जिससे अपन ताम्र पाषाण की संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कालीबंगा आएगी। फिर प्रमुख और स्थल पढ़ेंगे जिसमें फिर अपन का ये पूरा हो जाएगा सभ्यता का विकास। तो फिर इसके साथ साथ आगे कई चीज़ें और जैसे जैसे होगी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।